नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिक्र की बहुत सारी खबरें हैं। सबसे बड़ी फिक्र तो इस बात की है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त चल क्या रहा है। वहां पर हालात वाकई में तनावपूर्ण है, चिंताजनक है। बीएसएफ को हम सलाम करते हैं, लेकिन भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। अभी आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। शुरुआत करते हैं खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, पहली बड़ी खबर वो है जिसको लेकर आज भारत में सबकी नजर थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या कहां होगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में आया और जेपीसी में भेज दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? विधेयक पर एंटी मुस्लिम ठप्पा किसने लगाया? वक्फ की एबीसीडी के साथ संसद में हुई राजनीति की पूरी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान बॉर्डर पर भीड़ उमड़ पड़ी है। बंगाल की सीमा से ऐसे कई वीडियोस हमारे पास आए हैं जो वहां के हालात को बयां कर रहे हैं। घुसपैठ वाली इस समय चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश हिंसा के केंद्र में जमाते इस्लामी है, उसकी वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। अब इसी जमाते इस्लामी की टेंशन पाकिस्तान में क्यों आई है? क्या जमात अब वहां भी तख्ता पलट करने वाला है? और इस सब के बीच में सुनीता विलियम्स जून महीने में सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी अंतरिक्ष में। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। अब खबर है कि वो सिर्फ 8 दिन नहीं 8 महीने रहेंगी, यानी कि 2025 तक वहां फंसी रहेंगी। नासा ने इस पर उनकी वापसी की तारीख नहीं बल्कि साल बताया है। क्या यह बोइंग और नासा की नाकामी नहीं है? और एक वक्त था जब नासा को एलीट वर्ग का बताकर भारतीय वैज्ञानिकों पर तंज कसा जाता था, लेकिन इसरो 15 अगस्त को नई क्रांति करने जा रहा है और इसका नया सैटेलाइट वायनाड जैसी त्रासदियां होने से पहले ही अलार्म बजा देगा। इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ी देर में आपको बताएंगे। वैसे आज हमारी भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कमाल कर दिया है। स्पेन से 2-1 से मुकाबला जीतकर ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम कर लिया है। क्या आप जानते हैं इस वक्त पेरिस में क्या हो रहा है? पेरिस में चक दे इंडिया गूंज रहा है और विनेश फोगाट ने आज कुश्ती से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इसकी घोषणा एक दर्द भरे पोस्ट में की कि मां के नाम। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। लेकिन हम कहेंगे कि विनेश फोगाट, आप देश की बेटी हैं, आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम। 140 करोड़ भारतीयों को यकीन है आप हार नहीं सकते। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर क्या है आप सब जानते हैं। सबसे हंगामेदार और सबसे ट्रेंडिंग खबर, इस न्यूज का कोड वर्ड है वक्फ, जिस पर पिछले कई दिनों से संसद के बाहर गर्मा गर्म बहस चल रही है। मौलाना भड़के हुए हैं, सरकार पर मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं, तो विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव वाले चश्मे से देख रहा है। इस वाद विवाद के बीच आज क्या हुआ? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दोपहर 1 बजे वक्फ कानून में संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। बिल पेश होते ही जैसे कि पूर्वानुमान था हंगामा होगा, वही हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष का हंगामा किसी तरह शांत कराया, तब जाकर इस पर चर्चा शुरू हुई। सदन में छोटी सी चर्चा के बाद दोपहर करीब 3 बजे यह बिल जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। यानी फिलहाल यह बिल संसदीय प्रक्रिया और दांवपेच में अटक गया। इस खबर को हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद हमें यकीन है कि वक्फ और इस बिल को लेकर आपके मन में कोई शक नहीं रह जाएगा। हमने कल इसी शो में रिमाइंडर रिपोर्ट दिखाते हुए आपसे वादा किया था कि आज वक्फ पर आपके ज्ञानवर्धन के लिए एक्सप्लेनर दिखाएंगे। हमारी यह रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है। एक तरह से आप इसे वक्फ की एबीसीडी कह सकते हैं। इसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि मोदी 3.0 के इस नए बिल से क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले यह समझिए कि आज क्या हुआ। सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ से जुड़े 2 विधेयक पेश किए। पहले विधेयक में मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया। दूसरे विधेयक में वक्फ कानून 1995 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया। लोकसभा में पेश विधेयक को क्या नाम दिया गया? इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 नाम दिया गया। हिंदी में सरकार इसे उम्मीद का नाम दे रही है। उम्मीद। नए विधेयक में क्या बदलाव है? बिल के जरिए मौजूदा कानून में करीब 40 संशोधन किए गए। 1995
और 2013 के वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। बिल के जरिए क्या बदलाव होंगे? वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा करेगा उसके लिए सत्यापन अनिवार्य होगा। बोर्ड पर अधिकारों का दुरुपयोग कर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की घोषित करने के आरोप लगते रहे, लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं होगा। वक्फ संपत्तियों के सत्यापन का अधिकार डीएम के पास होगा, यानी डीएम तय करेंगे कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। वक्फ बोर्ड में महिला प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा। शिया और सुन्नी की तरह बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड होगा। अब सवाल है कि बिल का विरोध क्यों हो रहा है? बिल का विरोध करने वालों को डर है कि 1995 के कानून में बदलाव से मुस्लिमों के हित प्रभावित हो सकते हैं, जो इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए करते हैं। नए संशोधन से वक्फ बोर्ड कमजोर होगा, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की क्षमता प्रभावित होती है। वक्फ मामलों में जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार मिलने से ब्यूरोक्रेसी का दखल पड़ेगा। इससे बोर्ड सरकार नियंत्रण में कार्य करेंगे। लेकिन सरकार के हिसाब से वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? अब यह भी तो समझना जरूरी है। आइए अब देखते हैं। सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार था। यूपीए सरकार में बनी सच्चर कमेटी ने इसमें बदलाव सुझाए थे। वक्फ बोर्ड पर मनमाने फैसले करने के आरोप लगे थे। इन सब के अलावा पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर बोर्ड ने आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया है तो आप अदालत नहीं जा सकते, बल्कि आपको वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाना होगा। इस अधिकार के दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन्हीं तर्कों के साथ किरण रिजिजू ने बिल पेश किया। एक बार सुनिए उन्होंने संशोधन के पीछे और क्या क्या वजह बताई। 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। हम आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाते हैं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि वक्फ कानून में पहले क्या था और इस बिल के जरिए क्या क्या बदलाव होने वाला है। देखिए, इस खबर की ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़े सेक्टर या एक बहुत बड़े एरिया को ये एड्रेस कर रहा है। वो क्या है हम आपको आगे बताने वाले हैं। मौजूदा वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ किसी भी जमीन पर दावा कर सकता था, लेकिन प्रस्तावित बिल कहता है कि किसी की जमीन पर बिना सत्यापन ऐसा ही दावा नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल सेक्शन 40 के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील की जा सकती है, सिर्फ ट्राइब्यूनल। अब प्रस्ताव यह है कि वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील संभव है। यानी कोर्ट का एक ऑप्शन खुल गया। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कहां कहां ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लगता है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है। आगे देखते जाइए आप। लेकिन अभी वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसके खिलाफ अपील संभव नहीं है। ट्राइब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह एक और ऑल्टरेशन है। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका इस्लामिक उद्देश्यों के लिए वो खुद ब खुद वक्फ की संपत्ति हो जाती है। नए बिल में जब तक वक्फ को दान नहीं की जाएगी तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। अभी वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं है। नए बिल में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री सुरक्षित की गई है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि इस बिल के साथ कौन कौन से दल हैं और कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। देश की तस्वीर साफ हो जाती है ना, समझ में आ जाता है पार्टी लाइंस क्या सोच रही हैं। देखिए, चार्ट वाइज एक आपके सामने कंपैरिजन है। जेडीयू, टीडीपी जैसे सहयोगी दल इस विवादित मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। वहीं कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट, एनसीपी, शरद पवार गुट, एआईएमआईएम जैसे दलों ने विरोध जताया। सरकार दावा कर रही है कि इन बदलावों के जरिए वो वक्फ कानून को बेहतर और बोर्ड को जवाबदेह बना रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुल मिलाकर सरकार यह समझाने की कोशिश में है कि इस विधेयक से मुस्लिमों का भला होगा, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf
Amendment Bill 2024. अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया। This bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see, sir, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? This bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा? ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद, फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसमें लिख का कोई सवाल है वो दिखाने के लिए, विरोध करना है वो करने के लिए विरोध। यहाँ पर करोल बाग, दरियागंज और चांदनी चौक का इलाका उठा के पूरा का पूरा बोल दिया वक्फ है। आप बताइए चांदनी चौक पूरा वक्फ है क्या? तो वक्फ बाय यूजर जो बहुत आर्बिट्री था उसको भी सरकार ने हटाया है, तो क्या ये न्याय संगत नहीं है? वक्फ कानून में संशोधन कोई पहली बार नहीं है। 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ की जमीनों की देखभाल के लिए कानून बनाया और इसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर और राज्यों में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। यानी 1954 में मुस्लिमों की तरफ से दान की हुई संपत्ति को सही तरीके से रखने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया। वर्ष 1954 का कानून बनने के बाद इसमें पहला बदलाव 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने किया। दूसरा संशोधन 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां दी, जबकि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को पूर्ण स्वायत्तता दी। 1995 में वक्फ बोर्ड को जो शक्तियां दी गईं, उससे बोर्ड को इतनी ताकत मिल गई जैसे किसी कोर्ट को हासिल होती है। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकता है। हालांकि हक जताने के पीछे कुछ शर्तें होती हैं। उसी संशोधन में यह भी हुआ कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वैसे वक्फ पर नए कानून को लेकर अब गेंद जेपीसी के पाले में है, इसीलिए यहां इसे भी समझना जरूरी है कि जेपीसी क्या होती है और यह कैसे काम करती है। किसी बिल या विषय की विस्तृत समीक्षा के लिए संसद जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पक्ष और विपक्ष के सदस्य शामिल होते हैं। जेपीसी में सदस्यों की संख्या संसद निर्धारित करती है, यानी सदस्यों की कोई फिक्स संख्या नहीं होती है। जेपीसी की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच करवा सकती है। अब तक कई ज्वलंत मुद्दों पर जेपीसी का गठन हो चुका है, जैसे बोफोर्स घोटाला, शेयर मार्केट घोटाला, टेलीकॉम लाइसेंस स्कीम वगैरह। वैसे जेपीसी में जाने के बाद अक्सर मामले लटक ही जाते हैं।
अब इस बिल का भविष्य क्या होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। जेपीसी से फिर वक्फ पर लौटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नए कानून पर विवाद की और क्या क्या वजह हो सकती हैं। जब वक्फ की बात आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा उसकी संपत्ति को लेकर उठता है। सारा खेल रियल एस्टेट का लगता है। रियल एस्टेट विवाद भी उसी को लेकर होते हैं। तो चलिए यह जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास देश में कितनी प्रॉपर्टी है और उसकी आमदनी कितनी है। देखिए जरा एक एक फैक्ट, ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन, कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा क्यों। अब ध्यान से देखिए नंबर्स। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन, 4 लाख एकड़ जमीन और 30,000 रजिस्टर्ड संपत्ति थी। 2024 में 4 लाख एकड़ से बढ़कर जमीन 9.4 लाख एकड़ हो गई, जबकि रजिस्टर्ड संपत्ति 8,72,000 तक पहुंच गई। यानी 15 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 2 गुनी हो गई है। अब इसकी ग्रेविटी समझते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति और जमीन है। भारतीय सेना के पास 18 लाख एकड़, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और लगभग 9.5 लाख एकड़, मतलब 9.4 लाख एकड़ जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के पास जो 9.4 लाख एकड़ जमीन है, उसमें दिल्ली जैसे करीब 3 शहर बस सकते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार, जो सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में भी नहीं है। भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं। लोकसभा में आज किरण रिजिजू ने जानकारी दी कि बिल को लेकर 2015 से सलाह मशवरा की प्रक्रिया चल रही थी। संशोधन को लेकर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत चल रही थी। वक्फ एक्ट के दुरुपयोग के आरोप पहले से लगते रहे। अब ध्यान से देखिएगा, आइए जल्दी से कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं। देखिए, नंबर 1, तमिलनाडु में 500 साल पुराने हिंदू मंदिर समेत पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था। हरियाणा के यमुनानगर में गुरुद्वारे की जमीन वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई। गुजरात में सूरत नगर निगम के मुख्यालय को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर अपना दावा ठोक दिया। 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताया गया। हालांकि सर्वे के बाद ज्ञानवापी का मामला अब कोर्ट में चल रहा है। लखनऊ के शिवालय पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। 2021 में वक्फ बोर्ड ने गुजरात के बेट द्वारका में 2 द्वीपों को अपना बता दिया था। जनवरी 2024 में वक्फ बोर्ड ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अपना दावा कर दिया था। सरकार ने भी वक्फ कानून के इस दुरुपयोग का जिक्र आज लोकसभा में किया। किरण रिजिजू ने भी कुछ उदाहरण सदन में रखे। क्या वो उदाहरण है, आइए देखते हैं। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे। और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए, तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए, पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरह का जो चीज होते हैं, इसमें धर्म मत देखिए। देखिए, भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से जुड़ा है। अब देखिए, इसका हिस्टोरिक जो इसकी हिस्ट्री है वो बताते हैं, हिस्टोरिक फैक्ट्स। जब सुल्तान मुइजुद्दीन साम गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांवों को समर्पित किया और इसके प्रशासन को शेखुल इस्लाम को सौंप दिया गया। वर्ष 1205 के आसपास से लेकर वर्ष 1526 के बीच में जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंशों ने भारत में अपना दायरा बढ़ाया, वक्फ संपत्तियों की संख्या भी बढ़ती गई।
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल यानी 1351 से 1388 के बीच वक्फ को संगठित करने के प्रयास किए गए। उसी दौर में वक्फ नामों की प्रथा तेजी से बढ़ी। एक दौर में यह व्यवस्था बादशाहों और सुल्तानों की मुट्ठी में थी और इसमें गैर इस्लामी लोगों का दखल नहीं था। फिर अंग्रेजों का दौर आया और आजाद भारत में लगातार वक्फ की व्यवस्था में बदलाव होते रहे। अब जो नया बिल लाया गया है उसमें वक्फ बोर्ड के में 2 गैर इस्लामी सदस्यों को रखने का प्रावधान है और इस पर भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। नेचुरल है, समझ सकते हैं आप सब लोग। सरकार के विधेयक को लेकर अलग अलग विपक्षी दलों के सांसदों में खास एकता दिख रही। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि सरकार मुस्लिमों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ह में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। वैसे लोकसभा में एक मौका ऐसा भी आया जब गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार स्पीकर के अधिकारों की कटौती करने वाली है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष अकेले स्पीकर के हितों की चिंता करने वाला नहीं है। अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ विपक्ष के नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। है कि आगे क्या होगा। इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। सरकार जेपीसी का गठन करेगी। इस पर जेपीसी में चर्चा होगी। जेपीसी के सुझावों के साथ इसे फिर से लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो इसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि इस विधेयक पर संसद के अंदर और बाहर इतना हंगामा हुआ। इसकी 2 बड़ी वजह। पहली वजह, वक्फ की लगभग 9.5 लाख एकड़ की जमीन, रियल एस्टेट। दूसरी वजह, वक्फ का सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। सबकी नजर इस पर है। सरकार चाहती है कि इन जमीनों का सही इस्तेमाल हो, भ्रष्टाचार ना हो, कानून के नियंत्रण में रहे। जबकि जो लोग वक्फ बोर्ड में अपनी सत्ता चला रहे हैं वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। उनको लगता है कि नया विधेयक मुस्लिम विरोधी है, इससे वक्फ बोर्ड में सरकार का दखल बढ़ेगा और उनके फैसलों पर असर पड़ेगा। खैर, राजनीति से अब खबरों की दिशा को बांग्लादेश की ओर मोड़ते हैं और आपको वहां नई सरकार के शपथ ग्रहण के बीच बंगाल बॉर्डर से आई ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा से वहां के अल्पसंख्यक हिंदू कितने पीड़ित हैं। वो किस तरह अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भारत आ जाना चाहते हैं।
ऐसी ही एक तस्वीर ढाका के एयरपोर्ट से भी आई है। तस्वीरें देखिए, यहां से भी लोग जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं। बांग्लादेश के भयानक हालात से ये लोग इतने भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि अपनी ही मिट्टी से दूर चले जाना चाहते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, सिर्फ तस्वीर भर नहीं है बल्कि वो रास्ते हैं जिसके जरिए इन लोगों को लग रहा है कि इनकी जान बच सकती है। एक ढाका एयरपोर्ट की है जहां बड़ी संख्या में यात्री इधर उधर घूम रहे हैं, एयरपोर्ट कर्मचारियों से बहस कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की है, यहां भी वही स्थिति है। जमाते इस्लामी वाले कट्टरपंथियों से त्रस्त लोग बॉर्डर पर आ चुके हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जिनके पास पैसे हैं वो विमान लेना चाहते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं, ये दो पांव है, वो चलकर बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। दावा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब करीब 1000 बांग्लादेशी नागरिक पहुंच चुके हैं। इनमें हिंदू भी और मुस्लिम भी, सभी भारत आने के लिए तैयार हैं। वह बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के डर से यहां ठहरे हुए हैं। इन हिंदू बांग्लादेशियों का आरोप है कि उनके घर और मंदिर जलाए जा रहे हैं। वो भारत में शरण लेना चाहते हैं, आगे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना बने, लेकिन वो शरणार्थी बनकर भारत में ही रहना चाहते हैं। हालांकि हिंदुओं की आड़ में कई आतंकियों के भी भारत में घुसपैठ करने की आशंका है। बीएसएफ के जवानों के लिए ऐसी परिस्थितियों को भी हैंडल करना है। यानी आप समझ सकते हैं कि उनके सामने चुनौती दोहरी है, और हमारे जवान हर चुनौती से 24 घंटे लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का है। बॉर्डर एरिया है। एक दिन पहले यहाँ करीब 600 बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की। स्थानीय लोगों और बीएसएफ की मुस्तैदी के कारण ऐसा हो नहीं पाया। बीएसएफ ने इन लोगों को सीमा के उस पार ही रोक दिया, लेकिन यहाँ काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना। অনেক দূরকার লোক আসছে এখানে, কিন্তু বলা যাবে না যে সাধারণ বর্ডারের লোক নয়, এটা কিন্তু প্রায় 40-50 কিলোমিটার দূরে লোক আসছে আর কি। 1000-1500 লোক আসছে, এসে বোঝাটা দাঁড়ায় আছে, এদিকে ঢুকতে পারে নাই। আমাদের জওয়ান আছে। TV9 के पास ग्राउंड से जानकारी है कि इन 600 बांग्लादेशी लोगों में करीब 450 परिवार हिंदुओं के थे और बाकी मुस्लिम फैमिली थी। सभी लोग बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के 5 गांव के रहने वाले थे। बांग्लादेश में जारी हिंसा से डरे सहमे थे और अपना घर बार छोड़कर भारत की सीमा में दाखिल होना चाहते थे। यहाँ पे काफी मात्रा में बांग्लादेशी पुरुष एवं महिला वो सब यहाँ पे आया और बॉर्डर पार करके घुसने का प्रयास किया। यहाँ पे बीएसएफ का कड़ा नजरदारी था, उन लोगों को रोक दिया। अभी बांग्लादेशी जितना लोग है सब वो बॉर्डर के उस पार है। लगता है अभी 4 से 5 हजार आदमी वहाँ पे मौजूद है। ये स्थिति बताती है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है। यहाँ के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ भी कराई जा सकती है। ये फिक्र करने वाली बात है, और ये चिंता उस समय बढ़ी है जब चीन और पाकिस्तान सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं। Government of India has instructed state government to secure the Indo-Bangladesh border completely, so that no one can come inside the country. Has its own share of challenges, security challenges. We have proxy war raised by Pakistan and Jammu and Kashmir, whose sudden escalation we are now seeing in south of Pir Panjal, and the prolonged border dispute with China is yet to abate. These are two major security challenges that we face. The instability in our neighborhood is another cause of concern for us. बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए खास तौर से बड़ी चुनौती है। यहाँ उथल पुथल नए संकट का कारण बन चुका है। ऐसे में वहाँ बनी अंतरिम सरकार से भारत को बेहतरी की उम्मीदें हैं। विदेश मंत्रालय ने इसलिए आज बयान दिया है कि बांग्लादेश के लोगों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर करीब 500 ट्रक अटके हुए हैं। 500 ट्रक, सोचिए जरा। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं या बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए जो स्टेट्स हैं, उनके पास के जो स्टेट्स हैं, उनमें कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।
इन्फिल्ट्रेशन रोकने की कोशिश, इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन। शेख हसीना के इस्तीफे के 3 दिन के बाद स्थानीय समय के अनुसार आज दोपहर 2:10 पर मोहम्मद यूनुस ढाका हजरत शाहजमाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। मोहम्मद यूनुस पेरिस से दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस का आर्मी चीफ वकार उस जमान ने खुद स्वागत किया। तस्वीरें देखते जाइए, आगे आपको एक बहुत बड़ा विरोधाभास बताने वाले हैं, बहुत बड़ी आयरनी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ कई बड़े अधिकारी, कई छात्र नेता भी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट से मोहम्मद यूनुस सीधे बांग्लादेश के राष्ट्रपति के निवास बंगबंधन गए। यहीं पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह बयान दिया और उनकी माने तो उनकी अंतरिम सरकार का धर्म है सबकी रक्षा करना, हर धर्म मजहब के लोगों को सुरक्षा देना। उनके अनुसार पूरा बांग्लादेश एक परिवार है। तो ऐसे में फिक्र की बात यह है कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं। आयरनी, विरोधाभास, डायकॉटमी, विडंबना यह है कि इन साहब को मिला है नोबेल पीस प्राइज और बांग्लादेश की अराजकता के बाद ये वहां पर पहुंचे हैं और उस दरमियान इनका बयान नहीं आया था अराजकता को रोकने के लिए, और अब ये वहां पर पहुंचे हैं और सबकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब लोगों के घर उजाड़ दिए गए, हिंदुओं को टारगेट किया गया, 1,31,00,000 हिंदू खौफ में क्यों। मोहम्मद यूनुस साहब पेरिस ओलंपिक में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए पेरिस गए हुए थे। ये यानी वेल कनेक्टेड है। वो जब वहां ओलंपिक गेम्स का मजा ले रहे थे तब बांग्लादेश के कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं को घरों में घुसकर सजा दे रहे थे। वो चाहते तो पेरिस से ही शांति की अपील कर सकते थे, लेकिन नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस, उनकी ओर से ऐसे प्रयास नहीं किए गए। अब वो ढाका लौटे, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस और खालिदा जिया का साझा नैरेटिव यह है कि आंदोलन करने वाले बहादुर बच्चे हैं। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज विनर यह कह रहे हैं कि जिन्होंने आंदोलन किया वो बहादुर बच्चे हैं। थोड़ी देर में मैं इंटरव्यू दिखाने वाला हूं शेख हसीना के बेटे का। उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो बहादुर बच्चे जो थे वो उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे, पीछे के दरवाजे से उनको भागना पड़ा। आप खुद सोचिए कि क्या ये हिंसक आंदोलनकारियों को डिस्काउंट देने जैसा नहीं है। मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज विनर, ने शेख हसीना के इस्तीफे वाले दिन को दूसरा विक्ट्री डे कहा। उनकी ये बातें कितनी खोखली हैं आपको बंगाल बॉर्डर का मंजर देखकर समझ में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की कोशिश हुई है और सीमा पर हालात काफी देर तक तनावपूर्ण बने रहे। सुनिए उन्होंने कैसे सर्वधर्म सद्भाव के छलावे वाला बयान दिया है। हिंसा करने वालों की प्रोटेक्शन में, हिंसा करने वालों के साए में यह वादा किया जा रहा है कि अब हिंसा नहीं होगी। तो फिर मैं सवाल पूछता हूं कि हिंसा करवाई किसने, उनको किसका प्रोटेक्शन मिला हो? क्या उन्हें नहीं मालूम कि बांग्लादेश में कैसे हिंसा हुई, कैसे इस हिंसा के डर से लोग बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसना चाहते हैं? बांग्लादेश के साथ कितने हजार किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत, आपको यह बताते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब ये शायद भूल रहे हैं कि वो एक अच्छे इकोनॉमिक जानकार भी हैं और बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत के बगैर काम नहीं करेगी, क्योंकि उनका जो बॉर्डर है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है। यह बॉर्डर भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ हद तक बिहार से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक इनमें कुल मिलाकर 3000 किलोमीटर से अधिक के एरिया में फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि 916 किलोमीटर के इलाके में फेंसिंग का काम बाकी है। सरकार के अनुसार यहां भी तारबंदी जल्द पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इन खुली हुई जगहों से बांग्लादेश के रास्ते आतंकी गतिविधियां, घुसपैठ, अवैध तस्करी समेत तमाम तरह के खतरे बने रहेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान इसी फिराक में बैठा है। वो न सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता है, बल्कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का उसका मकसद भी यही है। ये खुलासा आज TV9 पर खुद मुझसे शेख हसीना के बेटे
साजिद वाजेद ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किया। उन्होंने खुलकर कहा कि बांग्लादेश का हाल सीरिया वाला हो गया, यहां जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, और शेख हसीना देश नहीं छोड़ती तो उनकी हत्या कर दी जाती। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त, वायलेंस या तख्ता पलट जो किया गया, उस सब के पीछे कोई फॉरेन हैंड है? कोई इसमें ऐसा मुल्क है जो शायद चाहता था कि ऐसी चीजें हों कि शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ दें? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि यहाँ आई एम श्योर ISI was involved. ये आप देखिए, ये जुलाई की 15 तारीख जब हमारे सरकार उनकी दावी मान लिया, उस रात ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेशन हुआ। कौन ये प्रोसेशन किया हम कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कोई ना कोई ये प्लान करके किया करा। एवं आपके जो, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको इसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI का हाथ दिखता है? आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे आई एम कन्विंस्ड यहाँ ISI इन्वॉल्व थी। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदूज अभी सेफ हैं? नहीं, बांग्लादेश में अभी हिंदूज एकदम सेफ नहीं है। ये जो मिलिटेंट फोर्स है, ये सब समय हिंदू को टारगेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स उनारा बोला कि वो मंदिर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके तो इतनी आदमी नहीं है। तो हिंदू के ऊपर हमला चल रहा है। अवामी लीग छोड़ के ये स्टॉप करना बहुत बहुत मुश्किल है। अब देखिए, ऐसी खबरें हैं कि बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार को 3 साल चलाने की योजना है। इंटरिम गवर्नमेंट 3 साल चल रही है। सोचिए, इंटरिम गवर्नमेंट का काम यह होता है कि वो अगली गवर्नमेंट को लाने से पहले थोड़ी देर के लिए चीजों को संभाले। यहां पर तो ऐसा लग रहा है पूरा देश ही इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रही है। फिक्र का लाइन्स ये कहता है कि आगे हालात ऐसे नहीं होने वाले, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग वाली इस सरकार के ऊपर कट्टरपंथी और सेना की छाया हमेशा रहेगी। और दूसरे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 3 महीने के भीतर ही चुनाव कराने की मांग कर दी। BNP और जमात चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द सत्ता पर काबिज हो। लेकिन अब बात करते हैं उस एक दौरे की जो कि था 8 दिन के लिए, लेकिन अब इसमें लगेंगे 8 महीने। हम बात कर रहे हैं उनकी जो स्पेस में तो गए और वहीं पे लटक गए। सुनीता विलियम्स की बात कर रहे हैं, और उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट पिछले 63 दिनों से अंतरिक्ष में अटकी हुई हैं, फंसी हुई नहीं है, अटकी हुई हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बुच विलमोर 5 जून को सिर्फ 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से वो अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। अब नासा की तरफ से सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी पर चौंकाने वाला बयान आया है। नासा ने कहा है कि सुनीता और उनके साथी की वापसी वर्ष 2025 तक हो सकती है, और इसके लिए तैयारी की जा रही है। स्पेसएक्स के रॉकेट से उनको खाना और कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। नासा खुद को अंतरिक्ष की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताता है, लेकिन जिस तरह बोइंग के स्टार लाइनर में खराबी आई और जिस तरह सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष में अटके हुए हैं, वो नासा और बोइंग दोनों के लिए शर्मिंदगी की बात है। आपको बताते हैं कि आखिर नासा के पास विकल्प क्या क्या है। नासा का पहला विकल्प यही है कि वो स्टार लाइनर में आई, स्टार लाइनर जो कि बोइंग का स्पेसशिप है, आई खराबी को दूर करे, फिर सुनीता और उनके साथी को अंतरिक्ष से वापस लाया जाए। लेकिन शायद अब उसका टाइम पीरियड निकल चुका है। नासा के पास दूसरा विकल्प यह है कि वो एलॉन मस्क से बात करे और फिर एलॉन की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए दोनों को वापस लाया जाए। लेकिन उसमें हाल ही में एक रॉकेट जाने वाला है, उसमें 4 का ऑप्शन हो सकता है, उसमें 2 को भेजा जाए और इन दोनों को वापस लाया जाए। नासा के पास तीसरा विकल्प यह है कि वो अपने क्रू 9 को स्पेसएक्स के साथ अंतरिक्ष में भेजे और फिर सुनीता और बुच विलमोर की वापसी हो सके। इसके लिए फरवरी 2025 में 2 यात्री को अंतरिक्ष में भेजकर सभी की वापसी एक साथ कराई जा सकती है।
ऐसे में ये कह सकते हैं कि अभी खुद नासा को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष वापसी का फुल प्रूफ प्लान क्या है। नासा ने जब पहली बार कहा कि सुनीता और विल्मोर की वापसी 90 दिनों के लिए टाल दी गई है, तब उसने यह भी दावा किया था कि दोनों के पास खाने पीने का पर्याप्त सामान है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का शरीर लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने पर टूटने लगता है। इसे भी समझ लीजिए। स्पेस में रेडिएशन का खतरा ज्यादा होता है, जो कि इंसान के शरीर के लिए खतरनाक है। चेहरे पे सूजन, शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो सकती है, इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इंसान के शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, इंसान का वजन तेजी से घटना शुरू हो जाता है और शरीर में खून की कमी होने लगती है। जीरो ग्रेविटी के प्रभाव शरीर का कड़ा इम्तिहान लेते हैं। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो कि 58 और 61 साल के हैं, उनके लिए एक एक दिन कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वो एज के हायर साइड में। फिक्र आपकी में अब बात करते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य की, जिनका आज 80 वर्ष की उम्र में कोलकाता स्थित आवास पर निधन हो गया। वो बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य वर्ष 2000 से 2011 तक 11 वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बुद्धदेव भट्टाचार्य के पहनावे और बातचीत के सलीके को देखकर लोग उन्हें भद्र लोग कहा करते थे। यही नहीं, आर्थिक उदारवाद लागू करने और पूंजीवाद के साथ तालमेल बिठाने के चलते उन्हें कुछ कॉमरेड उन्हें बंगाली गोरबाचोव भी कहते थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 2022 में पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। वो अब तक पाम एवेन्यू के उस 2 बेडरूम वाले फ्लैट में ही रहा करते थे, जहां से वो कभी राज्य चलाते थे। उनकी दिलचस्पी का दायरा राजनीति के अलावा साहित्य, थिएटर, सिनेमा और संगीत तक फैला हुआ था। वे घंटों टैगोर की कविताओं को सुन सकते थे और पाब्लो नेरूदा की कविताओं का जिक्र कर सकते थे। आज बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन से वामपंथ की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया है। पीएम मोदी समेत तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।